आज हम मूर्तियों और नारों से आगे बढ़कर उस शख्स के दिमाग को, उनके विजन को समझने की कोशिश करेंगे जिसने आधुनिक भारत को एक मजबूत शक्ल दी। इतिहास की ये एक छोटी सी लेकिन बहुत दर्दनाक लाइन एक असाधारण सफर की शुरुआत है। जरा सोचिए, 7 साल का एक बच्चा स्कूल में प्यासा बैठा है सिर्फ इसलिए क्योंकि चपरासी छुट्टी पर है और उस बच्चे को पानी के मटके को छूने तक की इजाजत नहीं है। देखिए, उस महान इंसान को समझने के लिए हमें पहले उस बेरहम दुनिया को समझना होगा जिसने उन्हें गढ़ा। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ इंसान के फौलादी इरादों की कहानी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम भेदभाव नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे इंसानी रूह को, उसकी गरिमा को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। मिसाल के तौर पर पेशवा शासित महाराष्ट्र में महार समुदाय के लोगों को गले में एक मटकी लटकाकर चलना पड़ता था। पता है क्यों? ताकि उनका थूक भी जमीन पर गिरकर उसे अपवित्र न कर दे। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी कमर के पीछे एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि चलते समय उनके कदमों के अपवित्र निशान भी साथ साथ मिटते जाएं। और ये जुल्म सिर्फ एक जगह तक ही सीमित नहीं था। केरल में तो निचली जाति की महिलाओं को स्तन कर देने पर मजबूर किया जाता था अगर वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की हिम्मत भी करती थीं। सोचिए, ये सिर्फ टैक्स नहीं, ये तो किसी के सम्मान को छीनने का एक तरीका था। अब इस घने अंधेरे का सामना करने के लिए अंबेडकर ने लोहे का नहीं बल्कि ज्ञान का हथियार चुना। वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि हजारों साल पुरानी इन जंजीरों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की धार ही काट सकती है। और उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। उन्होंने ऐसे ऐसे अकादमिक रिकॉर्ड बनाए जो आज भी एक मिसाल हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी जब वो एक बड़े अधिकारी के तौर पर भारत लौटे तो अपमान जस का तस उनका इंतजार कर रहा था। और यही दर्दनाक एहसास एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने एक विद्वान की निजी सफलता को एक क्रांतिकारी के जीवन भर के मिशन में बदल दिया। उन्हें ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि सिर्फ अपनी तरक्की कर लेने से ये समाज नहीं बदलने वाला। अंबेडकर ये बात अच्छे से समझते थे कि एक नई और न्याय पर आधारित व्यवस्था बनाने के लिए पुरानी और दमनकारी व्यवस्था की नींव पर सबके सामने चोट करना बहुत जरूरी है। उन्होंने मनुस्मृति को एक जहरीले सेब की तरह देखा। उनका कहना था कि इसमें कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन उन्हीं अच्छी बातों की आड़ में ये सामाजिक असमानता और क्रूरता को सही ठहराता है। और इसी वैचारिक विरोध के चलते उन्होंने 1927 में इसे सार्वजनिक तौर पर जला दिया। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं था। देखिए, अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब था कि दलित अपना नेता खुद चुनते बिना किसी बाहरी दखल के। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक अधिकार था। इस अधिकार को राष्ट्रीय एकता के लिए त्याग कर अंबेडकर ने आरक्षण को कोई भीख नहीं बल्कि एक महान बलिदान से उपजा हुआ एक राजनीतिक हक बना दिया। लेकिन अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ पुरानी व्यवस्था को तोड़ने तक ही नहीं था। उनकी असली प्रतिभा तो एक आधुनिक बराबरी वाले राष्ट्र के लिए उनके कंस्ट्रक्टिव विजन में थी। आज हम बहुत सी चीजें जैसे कि 8 घंटे की नौकरी या आरबीआई इन्हें बहुत स्वाभाविक मान लेते हैं, लेकिन इनमें से कई चीजें एक अर्थशास्त्री और प्रशासक के तौर पर उनके उस काम का नतीजा हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने इस क्रांतिकारी बिल के लिए पुरजोर वकालत की। ये बिल किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, ये सभी हिंदू महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकार देने के लिए था। लेकिन इसका विरोध भी उतना ही जबरदस्त हुआ। संसद के अंदर और बाहर कई पारंपरिक नेताओं ने इस बिल को हिंदू धर्म पर हमला बताकर इसका जमकर विरोध किया। जब सरकार इस दबाव के आगे झुकी और बिल पास करने में हिचकिचाने लगी तो अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय अपने शक्तिशाली कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने भारत को सामाजिक क्रांति के लिए सबसे मजबूत हथियार तो दे दिया, यानी हमारा संविधान। लेकिन साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि बराबरी की ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। आरक्षण का असली मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं था। असली मकसद था ये सुनिश्चित करना कि जिन लोगों की आवाज सदियों से दबाई गई वो भी देश के नीति निर्माण का हिस्सा बने। मतलब देश को चलाने वाले फैसलों में समाज के हर तबके की भागीदारी हो।
संविधान लागू होने के इतने दशकों बाद भी ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि मीडिया और न्यायपालिका जैसे अहम क्षेत्रों में जहां से समाज की सोच बनती है, वहां आज भी हर तबके की बराबर की हिस्सेदारी एक सपना ही है। संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने ये बहुत गहरी चेतावनी दी थी कि किसी भी नेता की अंधभक्ति देश को तानाशाही की तरफ ले जा सकती है, और ये बात आज भी उतनी ही सच है। वो अपने पीछे सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए ये 3 सूत्रीय मंत्र भी छोड़ गए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरा रोडमैप है। अंबेडकर की विरासत गुजरे हुए कल का कोई स्मारक नहीं है, नहीं, ये उस बराबरी वाले भारत को बनाने की एक जिंदा चुनौती है जिसका सपना उन्होंने देखा था।